मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर तेजस्वी यादव के तेज पर ग्रहण क्यों लग गया? आखिर कैसे हेमंत सोरेन की कल्पना सच्चाई में बदल गई और आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस से लेकर के बड़ भोलेपन तक का जो सफर इस बार उपचुनाव में या मेन विधानसभा चुनाव में देखने को मिले, उसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे कारण हैं। हालांकि नेशनल मीडिया तो खैर बीजेपी की जय जयकार करने में लगी, और करना भी चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें थी और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है। लोग झारखंड को फोकस नहीं कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी संघर्ष हेमंत सोरेन का देखने को मिला। और अगर कल्पना नहीं होती तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल तक राजनीति से दूर होने वाली कल्पना अब वो कल्पना नहीं रही। अब तो चुनाव नतीजे के बाद हेमंत सोरेन की कल्पना अब सच्चाई में बदल गई है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ 8 महीने में स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने खुद को स्थापित किया है, इससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अब छोटी सी राजनीतिक पारी खेलने नहीं आई है, लंबी पारी खेलेंगी और आदिवासी महिलाओं के बीच में एक रोल मॉडल होकर उभरेंगी। या मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूरे आंकड़े बता रहे हैं, पूरा रिजल्ट्स बता रहा है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पूरे कमान को संभाला और अपने पति के जेल यात्रा को इस तरीके से भुनाया। और खास करके बाहरी और अंदरूनी जो लड़ाई थी उसको इस बात में भी बताने में सफल रही कि बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी बड़ी पार्टियां हो, और वह लोगों को बताने में काफी सफल रही। आदिवासियों के बीच में खास करके यह मैसेज स्पष्ट रूप में दिया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके राज्य के लिए नहीं सोच सकता है जितना हेमंत सोरेन सोच सकते हैं। हालांकि दो चीजें थी जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी भाभी बीच में आई थी कि ये सत्ता जो है, चूंकि बड़े बेटे रहे शिबू सोरेन के, दुर्गा सोरेन, उस हैसियत से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उस वक्त हेमंत सोरेन ने काफी सोच समझकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। भाभी भी बीजेपी में चली गई और उसके बाद चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। यह काफी टफ समय रहा। यह जो जनवरी में ईडी के द्वारा जो रेड हुआ, उसके बाद हेमंत सोरेन का जेल जाना और फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति में एक्टिव होना काफी कुछ संदेश दे गया। और इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें, ये पूरा जो चुनावी समीकरण है उसको भी अगर आप देखें तो यही पाएंगे कि जिस कल्पना सोरेन ने खुद को राजनीति से अलग किया था, वही कल्पना सोरेन सबसे बड़ी मजबूत स्तंभ बनकर के सामने उभरी हैं। अब तो बहुत कुछ निर्भर करता है। पंजाब में जन्मी और तमाम जो बीटेक की डिग्रियां उन्होंने ली, काफ़ी उच्च शिक्षा रही है और जो अंदाज उनका है कल्पना सोरेन का, वो भी लाजवाब है। लोगों के बीच में काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने बात रखा और खास करके महिलाओं के बीच में, जिन्हें 1000 रुपया सरकार की तरफ दी जा रही थी, 2500 के ऐलान के बाद एक तो महिलाओं का वोट बैंक लेने में वो सफल रही और दूसरा उनके पति के साथ जो जेल जिस तरीके से उनको भेजा गया या जो राजनीति हुई उसको भी उन्होंने अच्छे से बनाया। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं। अब आने वाले समय में खास करके झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन का एक नया चेहरा उनका उदय हुआ है और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से केंद्र की राजनीति को साध पाती हैं और खास करके आदिवासी महिलाओं के बीच में रोल मॉडल बनकर जिस तरीके से उभरी हैं वो किस तरीके से भुना पाती हैं। तो यह तो बात हो गई हेमंत सोरेन की। हालांकि नेशनल मीडिया तो महाराष्ट्र की बात कर रही थी और चीख कर रही थी और बीजेपी को काफ़ी बड़ा मजबूत जो जीत मिला है, उस बड़ी जीत को लेकर के काफ़ी उत्साहित होकर के अपनी बातों को रख रही थी। तो मुझे लगा हेमंत सोरेन की बात हम जरूर कर लें, क्योंकि बिहार झारखंड अगल बगल है और वहाँ पर राजद भी सीटें जीत कर आई हैं, जदयू को भी एक सीट मिला है और बिहार में उपचुनाव जो हुआ है वो राजद के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि तेजस्वी यादव काफ़ी आश्वस्त है, 2025 की बात कर रहे हैं, मगर इस चारों उपचुनाव पर आपको याद होगा, अगर मेरे पुराने वीडियोस को भी देखेंगे तो हमने कहा था कि तरारी तरेरेगी और बेलागंज में खेला होगा। कुछ हुआ, तेजस्वी यादव के तेज पर ग्रहण भी लगा है। और ये ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मैंने एक बात कही थी कि कार्यकर्ताओं से दूरी, आखिर तेजस्वी की क्या है मजबूरी? कार्यकर्ताओं से दूर जाना, उनके मन में जो टीज था,
या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को जो डेमोरलाइज होते हुए मैंने देखा, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की शिकायत होती थी कि अब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव का अपना अलग अंदाज रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी वो पॉपुलर रहे। लगता था कि लालू यादव के वो अभिन्न अंगों में से एक है, मगर तेजस्वी यादव की दूरी कहीं ना कहीं रहती थी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यात्राएं भी की, पूरे बिहार में घूमे, हर जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठने की भी कोशिश की, मगर लंबे अरसे का जो एक आप कह सकते हैं कि गैप था, उसको पाटने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। खैर 2025 की तैयारी करनी है, और वही बड़बोलेपन की जो मैंने बात की है शुरू में, वो मैं प्रशांत किशोर के लिए कह रहा हूँ। जनसुराज के प्रशांत किशोर बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए, मगर एक चीज़ तो है कि 10% ही वोट बैंक उन्होंने खींच लिया। सबसे ज़्यादा नुकसान आपको फिर मैं याद दिला दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी से ज़्यादा राजद के लिए खतरनाक होंगे। 10% वोट उन्होंने लिया। बहुत कम दिनों की तैयारी थी। जनसुराज की स्थापना के बाद यह तैयारी कम ही मानी जाती है, मगर डैमेज राजद को होना था और यह तय था। इसकी भी मैंने बहुत पहले ही अंदेशा व्यक्त की थी कि ये होने वाला है, सबसे ज़्यादा नुकसान राजद को होने वाला है। और जो महाराष्ट्र में खेल हुआ, कहीं बिहार में ना हो जाए। जिस तरीके से मातोश्री का रिमोट कंट्रोल लेकर सिंधे ले उड़े, कहीं राजद का रिमोट कंट्रोल कोई और लेकर ना उड़ जाए, यह बिहार में देखना होगा। शिवसेना का जो हश्र हुआ है वो राजद को समझना होगा। बिहार में कॉकस से घिरे तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा कि जब तक कार्यकर्ताओं के बीच में वो पॉपुलर नहीं होंगे, उत्साहित नहीं कर पाएंगे, तब तक बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव भी उनके लिए बहुत निर्णायक हो जाएगा। तो ऐसे में सब कुछ देखना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से पूरे गेम को चेंज किया, वैसे ही सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा, सभी महागठबंधन को एक साथ होगा। आपको याद होगा बिजली स्मार्ट मीटर पर राजद का अलग कैंपेनिंग चल रहा था, कांग्रेस का अलग, माले का अलग। यह भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन का दौर रहा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अगर महागठबंधन एक है तो फिर ये अलग अलग स्लोगन्स क्यों, अलग अलग रास्ते क्यों। इसको भी एकजुटता के साथ, जब तक महागठबंधन मजबूत तरीके से नहीं आएगी, जदयू और बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान बिहार में नहीं होने वाला है। हाँ, सीटें राजद की बढ़ सकती हैं, मगर सरकार का हमेशा जो खेल होगा वो नीतीश कुमार के हाथ में ही होगा। बिहार के चाणक्य हैं नीतीश कुमार, बहुत कुछ देखना बाकी है। बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र का रिजल्ट बहुत कुछ डिसाइड करेगा। कटोगे तो बटोगे। महाराष्ट्र में उसने पूरी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की। आपको देखिए, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। जिशान सिद्दीकी हार गए, बाबा सिद्दीकी के बेटे। बहुत ये फैक्टर हुआ है महाराष्ट्र में। और शिवसेना जो एक विरासत थी बाबा साहेब ठाकरे की, वो बचाने में नाकाम रही। ये अंदरूनी लड़ाई, शरद पवार का पावर भतीजे ने पावरलेस कर दिया। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में सब कुछ होता रहा, और इधर बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति में रही। उसकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी रही, आक्रामकता के साथ बोला, लोगों को एक साथ करने में वो मजबूत हुए और वो सफल भी हुए। तो महाराष्ट्र की अलग कहानी है, मगर फिर मैं कहूंगा कि नेशनल मीडिया जिस तरीके से सिर्फ महाराष्ट्र को फोकस कर रही है, आज झारखंड जाना चाहिए, हेमंत सोरेन का इंटरव्यू करना चाहिए, कल्पना सोरेन से मिलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि एक अकेली औरत, एक अकेली महिला ने पूरे झारखंड को हिला कर रख दिया। जहां पर केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का कैंपेनिंग हुआ, भाषण हुआ, रैलियां हुई, सबको उखाड़ फेंका। तो झारखंड ही सबसे बड़ी चैलेंजेस रही है बीजेपी के लिए। अगर वहां खुशी है तो जहां पर वो हारी है, दोनों को बराबर करके नेशनल मीडिया को प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए, ये तो चलता ही है, जिसकी सत्ता तो सब राग वही अलापेंगे। मगर बहुत दिलचस्प चुनाव हुआ है, तो राजद को सोचना होगा। बिहार में एनडीए ने मजबूत स्थिति बना ली है, बीजेपी ने खास तौर पर अपने सीटों को बढ़ा लिया है। तो ऐसे में सारा खेल दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।